मैं जो है 2013 का सारा 30 क्वेश्चन सॉल्व करके लाई हूँ। अगर आप ये सोचिए कि 1 बाय 1 कर दे तो नहीं हो पाएगा। इससे बेटर है कि हम सारे ईयर के 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि अच्छे से हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर भी तैयार हो जाए, प्लस हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ऑप्शन है पियाजे, वुड्सवर्थ, वैलेंटाइन रॉस। तो ऑप्शन है जो है करेक्ट आपका बी, जो है वुडवर्थ है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग जो इमोशन है व्यक्ति की गतिमय और उत्तेजित अवस्था में होती है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पाद का मूल्यांकन, ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जांचना होता है कि छात्र ने सीखी गई शिक्षण सामग्री से अपने ज्ञान की क्षमता में कितने सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो समस्या ए ऑप्शन आपका सही है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। जो किशोर अपनी पुरानी धारणा या पूर्वाग्रह जो प्रेजुडाइज होते हैं, इससे ग्रसित होते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर और अड़ियल हो जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में जैसे संवेदी, पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक, औपचारिक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा या स्टॉट द्वारा या हरलॉक द्वारा या पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे के ने जो है मानव बुद्धि और संज्ञानात्मक विकास को 4 क्रमिक अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन से गुण अच्छे मानसिक अवस्था के नहीं हैं? ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, और ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति और आत्म मूल्यांकन की योग्यता। तो ऑप्शन सी सही है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। जो व्यक्ति खुद में ही सीमित, अंतर्मुखी, स्वतः केंद्रित रहता है, अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाता, उसे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण या शिक्षण, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो आप किस देश के नागरिक हैं? राष्ट्रीयता, इससे आपके सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस आयु के काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पे पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। तो ऑप्शन बी सही है, 15 से 20 वर्ष में। किशोरावस्था के अंत में 15 से 20 वर्ष तक के व्यक्ति की बुद्धि और सोचने समझने की मानसिक क्षमता अपने चरम पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो ऑप्शन ये सही है, मूल प्रवृत्ति पर। छोटा बच्चा पूरी तरह से अपनी जन्मजात आदतों और मूल प्रवृत्तियों जो होते हैं, जैसे रोना, चूसना, हंसना आदि पर निर्भर होता है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहल जो है प्रयोग किया था कुत्ते पे, बनमानुस पे, बिल्ली पे या चूहे पे। तो कोहल वर्ग ने जो है सुल्तान नामक एक चिंपैंजी बनमानुस पर केले और जो है छड़ी की मदद से अपना प्रसिद्ध सूझ का जो है सिद्धांत दिया था। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि जो है वाले बच्चे ही डैश में भी उच्च होंगे, मतलब सृजनात्मक में या अध्ययन में या विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो सृजनात्मक में भी अच्छे होंगे ये कहा नहीं जा सकता कि IQ लेवल अच्छा है तो मतलब बच्चे का सृजनात्मक भी अच्छे तरीके से। जरूरी नहीं कि जिस बच्चे का दिमाग IQ लेवल बहुत तेज हो वह नई और अनोखी चीज़ें सोचने या सृजनात्मक में भी माहिर हो। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए सबसे पहला जो है रुचि होना चाहिए। यदि आप किसी कार्य या विषय में रुचि, इंटरेस्ट है तो आपका ध्यान अपने आप वहाँ केंद्रित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, जो है पुनः सीखना विधि। तो ऑप्शन बी तार्किक विधि जो है ये सही है। इसमें जो है तार्किक विधि का उपयोग करके बुद्धि और तर्क क्षमता मापने के लिए होता है, याददाश्त मापने के लिए नहीं होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश द्वारा किया गया था।
तो ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी होल्ड्समैन, ऑप्शन सी इज़ अ मैरे, ऑप्शन डी बैलेक। तो ऑप्शन सी जो है मरे द करेक्ट ऑप्शन। मार्गन और मरे ने मिलकर व्यक्तित्व पर्सनालिटी जांचने के लिए इसे थेमेटिक एप्रेक्सेप्शन टेस्ट को बनाया था। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है केंद्रित है। मनोविज्ञान के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था बच्चों की ज़रूरत, रुचि और क्षमता को सबसे ऊपर चाहे सेंटर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिता का सिद्धांत। तो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण का सिद्धांत का नाम कोई सिद्धांत नामक मानव विकास या बुद्धि की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम और साहचर्य का नियम। तो थॉर्नडाइक ने जो है तत्परता का नियम दिया है कक्षा शिक्षण पाठ प्रस्तावना सोपान में। तो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के अनुसार जब तक बच्चे में मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए पाठ शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है। संप्रत्यय निर्माण कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का प्रथम सोपान क्या है? ऑप्शन ए साधारणीकरण, ऑप्शन बी विविधीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी पृथक्करण। तो ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण जो है सही है। किसी भी चीज़ का दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले उसे अपनी आंखों से देखना या महसूस करना, परसेप्शन जरूरी होता है। प्रशिक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा, बाउंड्रा, कोहलर या स्किनर। तो ऑप्शन बी इज द जो अल्बर्ट बाउंड्रा थे उन्होंने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के तहत बताया था कि बच्चे में समाज में दूसरे के व्यवहार को देखकर ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगम विधि, आगम विधि या अंतर्दर्शन विधि या बहुउद्देश्य विधि। तो आगम विधि मतलब आगमन का विधि का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का मतलब होता है जब आप कोई उदाहरण दे के बच्चे को सिखाते हैं, मतलब उसके प्रीवियस नॉलेज को जज करके उसको कुछ उदाहरण दे के तब चैप्टर पे आते हैं। और निगमन मतलब नियम को, मतलब डायरेक्ट आप जो है परिभाषा को डेफिनेशन बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको निगमन विधि कहते हैं। अवधान अटेंशन के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। ऑप्शन ए रुचि और लक्ष्य अभिवृत्ति, ऑप्शन बी उद्दीपक वस्तु प्रविधि, ऑप्शन सी प्रकाश ध्वनि गंध, ऑप्शन डी पुरस्कार दंड प्रशंसा। तो ऑप्शन ए रुचि लक्ष्य जो है अभिवृत्ति सही है। व्यक्ति की अपनी खुद की पसंद, उसका मकसद और उसकी नज़रिया जो है तय करती है कि वो किस चीज़ पर कितना ध्यान देगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या बी ऑप्शन केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या ऑप्शन डी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो ऑप्शन डी एकदम आपको सीधा सीधा सही है, क्योंकि बाल चाइल्ड साइकोलॉजी जो है बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी किशोरावस्था के विकास का अध्ययन करता है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के जो है अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन्स जो है सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो यह ऑप्शन ए जो है डाउन सिंड्रोम जो है सही है। ये एक आनुवांशिक विकार है जिसमें 21वें जो है क्रोमोसोम के अलग न होने से बच्चे में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता वाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी पश्चिम पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस स्तर पर बच्चों को खुद सही गलत का पता नहीं होता है, वे सिर्फ बड़ों के डर और सजा इनाम के कारण उन नियमों को मानते हैं। तो ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक स्तर पे आता है। कोहल वर्ग के जो स्टेज है उसमें ये ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, बालोस्टेसिस्ट, युग्मनस,
ऑप्शन बी है बालोसिस्ट, यूग्नज, अंडाणु, शुक्राणु। फिर ऑप्शन सी है बालोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, यूग्नज। एंड ऑप्शन डी है अंडाणु, शुक्राणु, यूग्नज एंड बालोसिस्ट। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही है। तो यूग्नज मतलब जायगोट होता है, पहले सबसे पहले जो है बच्चे के उसमें जो है जायगोट बनता है, बाद में जो है ब्लास्टोकिस्ट का जो है रूप लेता है। अंतर्मुखी, बहुमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रेशमर, यूग एंड सेल्डन या स्पेंजर। तो ये ज्यूंग लिखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका यूग किया जाता है। तो कार्ल यूग ने जो है इंसानों के स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को इन 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहुमुखी एवं उभयमुखी। प्रवृत्ति, आदतों के संप्रदाय का निर्माण होता है संवेगों द्वारा, गामक क्रियाओं द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो संवेग और ग्रामक क्रियाओं या प्रत्यक्षीकरण, इन तीनों के द्वारा जो है प्रवृत्ति की आदतों के जैसे का निर्माण होता है। इंसान की आदतें, प्रवृत्तियाँ, उसकी भावनाओं, शारीरिक क्रियाओं, सोच तीनों के मेल से बनती है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इनके में से किसके मापन से प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर जो है बुद्धि या व्यक्तित्व या अभिक्षमता या अभिरुचि। तो ऑप्शन बी सही होगा, व्यक्तित्व से जो है क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है। यह बादलों जैसे आकृतियों को दिखाकर व्यक्ति के मन के विचारों और उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को जानने का एक तरीका है। TAT टेस्ट में कांडों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 30 होती है। मरे द्वारा बनाए गए इस व्यक्ति परीक्षण में कुल 30 जो है सचित्र कार्ड होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का वर्गीकरण क्या होता है? स्वाभाविक, कृत्रिम या ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी जन्मजात और अर्जित। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो ऑप्शन सी सही है, जो है जन्मजात और अर्जित। प्रेरणा 2 तरह की होती है, एक जो है जन्म से हमारे अंदर होती है जैसे भूख प्यास, और दूसरी जो हम समाज से सीखते हैं जैसे नौकरी पैसा कमाना। तो ये हमारे जो मोटिवेशन होते हैं 2 तरह के होते हैं। सीखने की प्रक्रिया मतलब लर्निंग प्लेट्यू बनता है, तो ये थकान के कारण बनता है, जब हमारी लर्निंग जो प्रोसेस होती है स्टॉप हो जाती है तब। अब चलते हैं 2013 का जो है सेकंड पेपर के जो है वो साइकोलॉजी, और ये आपको बता दें कि आप फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर सोच के मत तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरे मानना है कि अगर आप जो है चाइल्ड साइकोलॉजी देखते हैं तो दोनों का सेम है, सिलेबस भी सेम है, कुछ थोड़ा सा है फैक्ट का थोड़ा सा इधर उधर है, बट दोनों सेम है, इम्पॉर्टेंट भी है सेम भी है। तो ये मैं 2013 का पूरा प्रीवियस ईयर का लेकर के चलिए, तो 2013 का है ये। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थियरी के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकडूल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। तो ऑप्शन सी सही है, थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों और कारकों से मिलकर बनी है, और इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो उपनयन संस्कार जो है वैदिक काल में जो है किया जाता था, बौद्ध या मुगल आधुनिक में नहीं किया जाता था। प्राचीन वैदिक काल में बच्चों की औपचारिक शिक्षा शुरू करने से पहले उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण कराया जाता था। बच्चों के सामाजिक विकास डैश का विशेष महत्व होता है, तो खेल जो है सबसे विशेष महत्व होता है। बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो खेल से होता है। खेल के मैदान में बच्चे जो है समूह बनाना, सहयोग करना, नियमों का पालन करना सीखते हैं, तो इसलिए जो है बच्चे का जो विकास होता है वो तेज़ी से जो है खेल के मैदान में जो है विकसित होता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है। तो जो छोटे क्लासेस में बच्चों को क्या किया जाता है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम से सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। जो खेल पद्धति होती है वो पूरी तरीके से विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, न कि शिक्षण समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। क्योंकि बच्चे जो है गेम के जो है मेथड से वो क्या करते हैं कि उनकी हर एक चीज़ जो है विकसित हो, चाहे मानसिक, चाहे हम मेंटल बोले, चाहे फिजिकल बोले, उनको आसानी से चीज़ें हर एक चीज़ समझ में आती है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार क्या है? तो उन्होंने जो है चिंतन और कल्पना, मतलब जो है थिंकिंग और जो है इमेजिनेशन जो होता है, ये थॉर्नडाइक ने इंसानों की उनकी सोच और कल्पना की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया है। सूक्ष्म, स्थूल और अमूर्त विचारक। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित होता है? निरंतरता से। आपका जब
विकास होता है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूसली इज अ प्रोसेस, तो दैट इज मीन्स ऑफ दिस कि निरंतरता मतलब निरंतरता होती है, मतलब इसमें कंटिन्यूसली स्टॉपेज नहीं होता है। विकास जो प्रिंसिपल ऑफ ए कंटिन्यूटी बताता है कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो ऑप्शन ए है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण होता है। नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना होता है। तो ऑप्शन ए, जहाँ अवसर की बात होती है, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो हमें सीधा सा बात है भाई कि ऑप्शन बी सही होगा। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देता है। नहीं, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का जो एकदम नेगेटिव बात की जाती है। तो बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और स्वयं स्वतंत्र रूप से सोचने के अवसर देना ही उनमें रचनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। पियाजे के निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होगा, प्रत्येक परीक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का जो है पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। तो आप सबको ये बात है, एक चीज़ मैं हमेशा अपने तरफ से मेरा एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं या जो भी हो, मैंने अक्सर ये अवसर वर्ड जो होता है दैट इज़ अ वेरी चांस जो वर्ड होता है, जो बच्चे के एंगेज होने की बात जहाँ पे की जाती है, डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and that means always such type of the word have given to positive answers, तो then don't think about this, मतलब आप एकदम मत सोचिए, तुरंत टिक कर दीजिए, just go to ahead of that answer, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चों के अपनी प्रतिभा दिखाने और स्वयं स्वतंत्र रूप से सोचने का जो अवसर दिया जाता है, दिस इज़ द क्रिएटिविटी को बढ़ावा दी जाती है। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन और तार्किक योग्यता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक अवस्था में। ऑप्शन बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन डी जो है औपचारिक संक्रिया, तो जो फॉर्मल ऑपरेशन होता है, अमूर्त चिंतन और तार्किक, सिंपल सी बात है कि जो है आपका जो है संवेदी गामक, जो सेंसिय मोटर स्किल जो है डेवलपमेंट होता है या फिर स्टेज होता है जो कि 0 से 2 साल का होता है। फिर उसके बाद में आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है जो कि 2 से 7 होता है। फिर तीसरा जो स्टेज होता है आपका जो है 7 से 11 होता है, जिसको कॉन्क्रीट स्टेज बोलते हैं, जिसमें बच्चा चीज़ों को समझता है, खिलौने के साथ खेलना समझता है। फिर उसके बाद जो तार्किक स्टेज हो जिसको फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, ये आपका जो है आपका लास्ट स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल जो है ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और तो ये आपका जो है ये 11 के बाद ही बच्चे के अंदर आता है, 11 से लेकर जो है एडोसेंस के मतलब पूरी तरीके से पूरा 11 साल के बाद आता है, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए? सीखने की जो विशेषता होती है वो नहीं माना जाए। तो पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होती है। भाई सिंपल बात है कि आप अधिगम, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग वी कैन बी everywhere, can learn everything in every time, every moment। आप हर जगह, हर क्षण, हर समय आप कुछ न कुछ सीखते रहते हो, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, आसपास के इन्वायरमेंट से। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन या एक स्कूल ऐसा ही जो है प्लेस है जहाँ पे केवल लर्निंग होती है, बाकी जगह लर्निंग नहीं होती है। तो ये आपका नेगेटिव आप क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव को आंसर भी चाहिए आपको, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, नो डाउट दिस इज अ पॉजिटिव आंसर। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, ये भी पॉजिटिव आंसर है। और अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, तो मतलब जो नहीं सीखने लायक है वो भी आप कुछ सीखते हो, कुछ नहीं सीखते हो, ये दोनों जो है आपका। सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविकता दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। बात सही है भाई, बच्चे को अगर बच्चा सीख जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, सीखने में उसकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, ये तभी हो सकता है जब हम एग्जाम्पल टू जो है डिफिनीशन जाए, जब मतलब एग्जाम्पल
थ्रो करें। तो एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे कि बच्चे को जो है वास्तविकता रियल लाइफ से उसको जोड़ेंगे, और जब बच्चे को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ही विल लर्न टू एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ सीख जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। चलिए बाकी ऑप्शन आप लोग रीड कर लीजिएगा। मूल्यांकन को एक उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो ऑप्शन ए अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत की उपाधि देना, ऑप्शन सी शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और ऑप्शन डी है फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो ऑप्शन सी सही है, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में छात्र के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। मूल्यांकन एक उपयोगी और रोचक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक चीज़ें जो है सचेत होना चाहिए, और किस तरीके से, जैसे शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में। तो मूल्यांकन का बेहतर बनाने के लिए बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नंबर नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके खेल कूद और जो भी आपके को स्कॉलस्टिक फील्ड होते हैं उसमें भी बच्चे को शामिल करना चाहिए। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विचारों को सृजनात्मक, दूसरों से साथ झगड़ा करना, ये तो भाई प्रतिभा का कोई भी वो नहीं है, और अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल, जिज्ञासा, ये सारे जो है आपके प्रतिभाशाली के बच्चों के जो है पार्ट होते हैं, बट ये नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रतिभाशाली बच्चों में नई सोच और जिज्ञासा होती है, दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना उनकी विशेषता नहीं होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, और इसका श्रेय किसको जाता है? तो पियाजे ने ये बात किसने किया है? पियाजे ने कहा है। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों को जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अर्जन करता है, लर्निंग करता है। तो वो इस तरीके से पियाजे का यही बात कहना है कि जिन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से अपने अनुभव से करते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन स्कूल में वो काफ़ी बात करती है, क्या दर्शाता है? विद्यालय में बच्चों को खूब बात करने का अवसर देते हैं? नहीं। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में बात करें? ऐसा भी नहीं है। और उसको अपने घर से बिल्कुल लगाव नहीं? ऐसा भी नहीं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, मतलब उसके विचारों को सुना जाता है, और घर में उसके विचारों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को वहाँ पर संकुचित कर लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। स्कूल में वो काफ़ी रिकॉग्निशन करते हैं, अपने बातों को करते हैं, तो उनको रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ऑप्शन डी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को यह सिखाता है कि बच्चों के मानसिक क्षमता, उसकी रुचि और उसके सीखने की गति को समझा जाए। अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार का साधन, समवयस्क समूह, या मित्र, या अध्यापक, या परिपक्वता, या एवं आयु। तो ऑप्शन डी सही है। अधिगम जो होता है वो परिपक्वता एवं आयु पे निर्धारित होते हैं। बच्चे की अपनी खुद की उम्र और उसकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, मैच्योरेशन और एज, उसकी निजी व्यक्तिगत कारक है जो सीखने पर असर डालता है। बाकी सब बाहरी सामाजिक कारक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफर। ऑप्शन सी सही है। जब एक क्षेत्र में सीखा गया काम दूसरे क्षेत्र के काम में न तो मदद करे और न ही बाधा डाले, तो उसे जो है जीरो ट्रांसफर मतलब शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समीकरण या आत्मसातीकरण एसिमिलेशन से क्या तात्पर्य है? तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि पूरे ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, पुरानी मानसिक योजनाओं को बदलाव करना ये भी नहीं है, वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना ये भी नहीं, उसमें कोई नहीं, ये बात तो खत्म है। तो जो है एसिमिलेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना जो है एसिमिलेशन कहलाता है। ये जो है पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बात बोली है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने का कला क्या कहलाती है? तो ये मोटिवेशन कहलाती है। ये तो सीधा है कि जब आप बच्चे को मोटिवेट करोगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर जो है वो उस चीज़ को सीखने का एक रुचि आएगा, इंटरेस्ट होगा।
कोहलर ने के अनुसार किस समस्या पर अचानक समाधान मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई देखिए, कोहलबर्ग में बार बार बोल रहे बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग बार बार उसी पे चला जा रहा है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को लेके माइंड मत करिएगा। डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये बार बार क्यों प्रोनाउंसिएशन चला जा रहा है उस पर। तो यहाँ पे कोहलर है। कोहलर के अनुसार किसी समस्या पे अचानक समाधान मिलने का प्रक्रिया को क्या कहता है? तो उसको बोलते हैं इंसाइट। आप अगर कोई प्रॉब्लम है और अचानक से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए तो उसका इंसाइट कहा जाता है। तो कोहलर का मानना था कि सीखने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि दिमाग अचानक से आपको एक आइडिया, एक इंसाइट देता है जिससे कि आपकी समस्या हल हो जाती है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो जो विशेष बच्चे होते हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही बैठा करके उनको भी सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत है जिसके अनुसार दिव्यांग और विशेष बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ एक ही स्कूल में जो है पढ़ाया जाना चाहिए। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया भाई रीडिंग प्रोसेस पठन विकार में होते हैं। तो इसमें तो सीधा डिसलेक्सिया जो होती है जो है इसमें बच्चे जो है अक्षर को गलत उच्चारण करते हैं, गलत पढ़ते हैं, तो ये डिसलेक्सिया होती है। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को जो है शिक्षक सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका जो है विजुअल जो है साधन होता है, दृश्य साधन होता है। श्यामपट्ट केवल आंखों से देखा जा सकता है, इसके लिए यह दृश्य साधन है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित? श्यामपट्ट पर लिखना या प्रश्नों को हल करना या प्रश्न पूछना? तो ये सारे चीज़ें जो टीचिंग स्किल है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सारे जो है आपके टीचिंग स्किल में आते हैं। ये एक अच्छे जो शिक्षक होते हैं वो बोर्ड का सही उपयोग करते हैं, समस्याओं का हल करते हैं और सही प्रश्न पूछा जाता है जिससे कि कौशल का विकास होता है और जिससे जो है टीचिंग अच्छी होती है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लगातार प्रश्न पूछ, इसके मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को। अगर प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, इनफैक्ट उनको जो है और जिज्ञासा कर देना चाहिए ताकि वो बार बार क्वेश्चंस के सवाल या जो है जो उनके डाउट्स हैं वो पूछ सकें। शिक्षा किंडरगार्टन जो होता है कि पद्धति प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फोवेल ने किया था कि जो है किंडरगार्टन जो है ये शिक्षा जो है फोवेल ने किया था। और एक अभिभावक ने विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता, मिलने कभी नहीं आता। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो ऑप्शन सी है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते आपको बच्चे की पृष्ठभूमि और समस्या को समझने के लिए खुद अभिभावक से संपर्क करना चाहिए। बचपन का जो है सांप्रतिक दृष्टिकोण कॉन्टेम्परेरी व्यू की मान्यता है कि बहुत से गलत तरीक़ों से बच्चे वयस्क के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी बच्चों के युवा वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी बचपन मूल रूप से एक प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का ये मान्यता है कि जो है बचपन जो है मानव जीवन का सबसे संवेदनशील और तेज़ी से बदलने वाला यूनिक पीरियड होता है। असंगठित घर जहाँ कोई नियम ना हो से आने वाले बच्चे सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशों में या वर्क बुक्स में। तो ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में। जिस बच्चे के घर का माहौल अनुशासित नहीं होता है उसे बिना किसी बाहरी दबाव निर्देश से खुद के अकेला बैठकर पढ़ने इंडिपेंडेंट स्टडी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। चरित्र कैरेक्टर का विकास। तो कैरेक्टर का विकास जो होता है वो जो है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव या व्यवहार द्वारा या नैतिकता द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो जो है एक कैरेक्टर जो होता है इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार, नैतिकता, इन सारी चीज़ों से जो है विकास होती है। तो आप सबको मैंने 60 क्वेश्चन जो है 2013 के आपके क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट जो है आपका 2011 का ले लेंगे या 2014-15 का ले लेंगे। 2012 में तो हुआ नहीं था एग्ज़ाम यूपी टेट का, इसलिए उसका नहीं है। बाकी अगर अदर स्टेट के होंगे, अदर स्टेट के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।